हेलो गाइस, सॉरी वो पिछली वीडियो मैंने बोला था कवर करेंगे ये टॉपिक, तो गलती से बंद हो गई थी। तो यहाँ से अब आगे देखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में करवाया बट वो गलती से ना बंद हो गई, तो मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई फर्स्ट पॉइंट था। वैसे मैंने ये पिछली वीडियो में आई थिंक आया है ये पॉइंट, फिर भी दोबारा बता रही हूँ। दी सेक्शन 24 प्रोवाइड दैट इफ़ अ सप्लायर मेक एन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर सप्लायर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, ही विल बी लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इफ़ इज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस 20 लाख, चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम भी है तो। द इंटरस्टेट सप्लाई मीन्स, इंटरस्टेट मतलब आउट ऑफ द स्टेट सप्लाई मीन्स दैट द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर इन 2 डिफरेंट स्टेट। और रेसिपिएंट है जो मतलब सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है दोनों अलग अलग स्टेट्स में है, ठीक है। ये हमारा था गुड्स का पार्ट इतना सा। अब ये है हमारा सर्विसेज का पार्ट। दिस मीन्स फॉर एन इंटरस्टेट सर्विसेज प्रोवाइडर, अगर वो बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा था, तो देन हमने वहाँ पे क्या देखा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही है। बट अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो हम क्या देखेंगे, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट की, अगर उसकी लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है टर्नओवर, देन नो रजिस्ट्रेशन, अगर ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन नीड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। सेकंड पॉइंट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में क्या है, देखो सेक्शन 24 स्टेट्स दैट, सेक्शन 24 क्या कहता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है। कैसे, सिंपल वर्ड्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु हैज़ रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट और यूटी। हु हैज़ रजिस्टर्ड बिजनेस, जिसने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किया हुआ है इन सम स्टेट्स, काफ़ी स्टेट्स और यूटीज़ में इंडिया में, बट वॉन्ट टू सप्लाई फ्रॉम सम अदर स्टेट, और वो किसी और स्टेट में सप्लाई करना चाहता है, वेयर ही डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। सो ही हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूटी फ्रॉम वेयर ही वांट टू सप्लाई एज अ कैजुअल टैक्सेबल, तो उसको उस स्टेट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को, तभी वो सप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नो। मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है आज इस शहर कल उस शहर, ठीक है ना, भटकता मुसाफिर कह सकते हैं हम, हमारा भटकता हुआ मुसाफिर है, कभी किसी शहर में चला जाता है तो कभी किसी शहर में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, कि हम पेमेंट कैसे करते हैं रिवर्स चार्ज की। देखो पहले ये वाला पढ़ते हैं पेन वाला, फिर ये बताऊंगी क्या लिख रखा है। रिवर्स चार्ज मीन्स व्हेन द रेसिपिएंट ऑफ गुड और रिवर्स इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट डायरेक्टली। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हेन द रेसिपिएंट जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, अब देखो अगर जो बंदा गुड्स बेच रहा है, अगर वो किसी ऐसी जगह में रहता है, जो गुड्स बंदा बेच रहा है वो किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे मतलब उसको गुड्स की मतलब उसको टैक्स की पेमेंट नहीं कर सकते हम, मतलब वहाँ पे ना कुछ होते हैं जैसे टेरिटरीज होती है, वहाँ टैक्स रिसीव नहीं करते। तो जो पर्सन गुड्स खरीदता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो टैक्स उसका उस बंदे के बनता था देना, वो उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके बिल के नीचे लिख दिया जाएगा कि ये रिवर्स चार्ज है, मतलब ये बंदा खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। बिल के ना नीचे लिखा होता है कि टैक्स पे करने की फॉर्म कौन सी है, रिवर्स चार्ज के थ्रू पे हो रहा है या कैसे पे हो रहा है। आगे हम इसके सिस्टम्स भी देखेंगे जब हम टैक्स इनवॉइस वगैरह पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। वैसे फिलहाल इसमें देख रहे हैं फॉलोइंग आर सम इंस्टेंस कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कुछ मैकेनिज्म है वेयर द सप्लायर इज़ लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जब जो हमारा गुड्स सप्लाई करने वाला बंदा है वो कहाँ पे लोकेटेड है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। देन द रेसिपिएंट जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, देन वो रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करेगा। सेकेंड है व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स को परचेज कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज कर रहा है, देन जो रजिस्टर्ड पर्सन है, देन ये उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो रिवर्स चार्ज के थ्रू टैक्स पे करेगा। इन दिस केस ऑल्सो द रेसिपिएंट विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। और ये देखो
नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइडर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, तो वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर कवर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑपरेटर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसके लिए बोल रखा है ये, ठीक है। आप देखो ये क्या लिख रखा है, सेक्शन 24 प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन इज लाइबल टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ही विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसको उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, देन वो रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा। रिवर्स चार्ज इज व्हेन रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स एंड नॉट टू सप्लायर, उसने टैक्स रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे नहीं करना, सीधा गवर्नमेंट को पे करना है। दैट थस इफ एनी person is liable to pay tax under reverse charge he will be required to obtain registration even इस, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर कम भी है या ज़्यादा भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए तभी वो रिवर्स चार्ज पे कर सकता है। देन इसी वजह से ये पॉइंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है। आई होप पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन से होते हैं भाई, जो इंडिया में नहीं होते हैं, इंडिया के पर्सन नहीं होते हैं, उनके पास वैलिड पैन नंबर तक नहीं होता बेचारों के पास। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर एज प्रिंसिपल और एजेंट इन एनी अदर कैपेसिटी बट हु हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता बिजनेस का, ठीक है। रेजिडेंस इन इंडिया, ना ही वो रेजिडेंट होते हैं इंडिया के, मतलब नॉन रेजिडेंट पर्सन है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विल नॉट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता बिजनेस का। इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, जहाँ पे वो टैक्सेबल टेरिटरी में भी नहीं, और इन विच ही मेक सप्लाई ऑफ गुड्स, और जहाँ वो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स वहाँ पे भी नहीं। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ही शुड नॉट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री में उसका कहीं भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, मतलब एक जगह नहीं होती जहाँ को जिसको वो प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर कर सके, अलग अलग जगह पे जाके काम करना उसका मतलब कैन। तो नॉट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, नॉर्मली सच पर्सन अंडरटेक द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू एजेंट, नॉर्मली लोग ये चीज़ें कैसे किनके थ्रू करते हैं, एजेंट्स के थ्रू। द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, The non-resident taxable person is liable to obtain registration if his turnover does not, चाहे उसकी टर्नओवर कम है चाहे ज़्यादा, बट वो अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है, सेम कैजुअल की तरह ही होता है, बट उसमें और इसमें डिफरेंस है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने आपको बताया कौन सा होता है, आई होप रिमेंबर होगा, हमने अभी अभी पढ़ा है, भूल गए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भूल गए, सच्ची भूल गए हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा होता है, जैसे वो और एक ही स्टेट में बट अलग, काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में है उसका, मैंने आपको इसका डिफरेंस भी करवाया है यार, ये देखो विद इन स्टेट, दैट स्टेट में इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, इसका पूरी इंडिया में कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, इसका एक स्टेट में कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, इसका पूरी इंडिया में कहीं कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। इसका पैन नंबर होता है, इसका नहीं होता, इसका GST फॉर्म 1 होता है, इसका 9 होता है, इसके लिए रिटर्न कौन सी होती है 1 2 3, इसके लिए 5 होती है, क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता, पढ़ा तो था हमने सारा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 3 बार हो चुके अब तक हमारा, साथ साथ रिवाइज करो तभी पता चलेगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स। पर्सन कब लाइबल होएगा टैक्स डिडक्ट करने के लिए, सेक्शन 24 स्टेट दैट द पर्सन हु आर लाइबल टू डिडक्ट टैक्स मस्ट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, जो भी बंदा टैक्स डिडक्ट करना चाहता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, द गवर्नमेंट हैड मैंडेटेड द फॉलोइंग पर्सन्स टर्म्स एट डिडक्टेड टू डिडक्ट TDS एज अ रेट ऑफ 1%। गवर्नमेंट ने ये रूल में किया है कि जो भी TDS डिडक्ट करेगा वो 1% करेगा फ्रॉम पेमेंट मेड क्रेडिट टू सप्लायर डिडक्टेड वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब तक उसकी वैल्यू जो सप्लाई कर रहा है गुड्स उस किसी कस्टमर को, उसकी वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा नहीं हो जाएगी तब तक वो TDS कलेक्ट ही नहीं कर सकता। पहले तो TDS कब कलेक्ट करेगा, जब वैल्यू 2,50,000 से एक्सीड चली जाएगी, ठीक है। जब तक उसकी सेल जो वो पर्सन को कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है, वो 2,50,000 से अगर ज़्यादा हैं देन वो TDS डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। द पर्सन आर डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, कौन कौन कलेक्ट करता है, लोकल गवर्नमेंट, सच पर्सन ऑफ कैटेगरी। इतना आपको समझ आया ना, पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स कैसे है, मेन हमने यही करना है, ठीक है। सेम उसी का डायग्राम आगे बना हुआ है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं
एजेंट सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जो हमारा एजेंट है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज प्रिंसिपल के बिहाफ पे, देन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। सेक्शन 24 states that agent who supply goods or services on behalf of principal is liable to obtain registration. Then input service distributor, इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम वाली चीज़ ही लिख रखी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है, इनपुट सर्विस यूज्ड, ठीक है, यूज सॉफ्टवेयर लाइसेंस, यहाँ पे एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, चाहे फिर इसकी जैसे ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में हैं, अलग अलग मतलब हैं। देखो हेड ऑफिस कोऑपरेटेड ऑफिस ऑफ जॉय लिमिटेड है जो चंडीगढ़ में है, बिजनेस लोकेटेड और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके बिजनेस मेन हेड ऑफिस इसका चंडीगढ़ में है, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस चंडीगढ़ में, और ब्रांचेस चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सब में है, ठीक है। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में कोई ट्रांजैक्शन हो तो हेड ऑफिस में खुद चली जाएगी, चाहे हिमाचल में हो रही है वो सर्वर के थ्रू खुद ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है कि एक कंप्यूटर में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो दूसरे कंप्यूटर के सर्वर में तो खुद से खुद चली जाएगी, मतलब डाटा सारा होता है। जैसे हमारा बैंक्स में होता है, एक बैंक का डाटा दूसरे बैंक में अवेलेबल होता है, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, हेड ऑफिस इन सिचुएटेड एट चंडीगढ़ एंड 4 रजिस्टर्ड बिजनेस लोकेटेड आर सिचुएशंस एट चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ये रहा सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो देन कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन करवाना अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाईज हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी रिक्वायर्ड है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जा रही है देन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, सच अदर पर्सन हैज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेड ऑफ द काउंसिल विल ऑल्सो बी एबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मतलब करवानी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ है यहाँ पे, डिस्कस द काइंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मतलब काइंड्स डिस्कस करो रजिस्ट्रेशन के, इसकी कौन कौन से काइंड है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हमने सारा अभी पीछे गो थ्रू किया है, हमें अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन 3, हमने अभी अभी किया इसको। उसके बाद वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन क्या है, ये 25 सेक्शन के अंडर आता है और सब सेक्शन इसका होता है 3। हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 24, अब है हमारा सेक्शन 25 के अंदर आता है वॉलेंटरली। वॉलेंटरली में भी कुछ खास नहीं है, देखो बहुत ईजी है वॉलेंटरली। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इवन इफ अ पर्सन इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, अगर पर्सन लाइबल नहीं है रजिस्टर्ड के लिए अंडर सेक्शन 22 और 24 के अंडर वो लाइबल नहीं है, ही मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलेंटरली, तो वो खुद को वॉलेंटरली रजिस्टर्ड करवा सकता है। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एज एप्लीकेबल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई, और सारी जो प्रोविजंस है वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी। थस इवन इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन लोकेटेड इन भोपाल से 18 लाख, चाहे उसकी जैसे देखो ना अभी यहाँ पे उसको जो सेक्शन 24 है, 22 है और 24 है, इसमें लिए थ्रेशोल्ड लिमिट चाहिए थी ना उसको रजिस्टर करवाने के लिए, बट उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम ही है, जैसे 20 लाख या 10 लाख से, फिर भी वो खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो उसको करेंगे नहीं ना अलाउड। तो उसमें बोले अगर वो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम भी है पर वो खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर खुद को रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है। थस इवन इज एग्रीगेट टर्नओवर, चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर कम ही है, सो ही इज़ नॉट लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ जीएसटी एक्ट, ठीक है। बट सेक्शन 25 में क्या हुआ ऑफ दी एक्ट, सच पर्सन कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, जो ये वाले पर्सन हैं वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इन वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन में, वो खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन के, जो कि हमने पीछे डिस्कस किए थे। देखो बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव बीन डिस्कस इन डिटेल अर्लियर इन चैप्टर, इसके ऊपर वीडियो में पीछे वाली वीडियोस में हमने इसके बेनिफिट कर रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखी उनका तो बारे नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने देखी है उनको पता होएगा। पहली ही वीडियो में बेनिफिट करे थे हमने, एडवांटेजेस और बेनिफिट, पहली वीडियो है रजिस्ट्रेशन की, उसके अंदर उसका मीनिंग और बेनिफिट्स कर रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो इसके बेनिफिट्स देख लेना, ठीक है। पहली वीडियो में डिफरेंस भी कवर ही आई थिंक, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है कि किन सिचुएशन में पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होगा। हमने अभी टॉपिक किया किन
सिचुएशन में वो लायबल होगा। यहाँ पे एग्जम्पशंस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, कब वो एग्जम्पशन होएगी, कब उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है, हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।